हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऋण पत्रों के भुगतान की शोधन कोष पद्धति के बारे में, यानी कि सिंकिंग फंड मेथड, जो कि हमारे ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पद्धति को समझते हैं कि ये क्या पद्धति, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर है कि इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लाभ हानि विवरण यानी कि पीएल स्टेटमेंट या फिर लाभ हानि विवरण के आधिक यानी कि सरप्लस ऑफ पीएल स्टेटमेंट से एक निश्चित धनराशि निकाल कर ऋणपत्र शोधन कोष खाता यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट या फिर इसे ही हम लोग सिंकिंग फंड अकाउंट भी कहते हैं, उसमें जमा किया जाता है। और इस जमा राशि को व्यवसाय के बाहर प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों में विनियोग कर दिया जाता है। साथ ही इन प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज को भी प्रतिवर्ष बाय प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसको पहले हम समझते हैं। सबसे पहले इस पद्धति के अंतर्गत क्या करते हैं कि जो हमारा पीएल स्टेटमेंट में प्रॉफिट रहता है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा यानी कि उसमें से एक निश्चित धनराशि क्या की जाती है, हर साल जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है किसमें, सिंकिंग फंड अकाउंट में। ठीक है, सिंकिंग फंड अकाउंट बनाया जाता है, उसमें हर साल एक निश्चित धनराशि पीएल स्टेटमेंट में से निकाल के जमा की जाती है। फिर वो धनराशि जो जमा की गई है, उस धनराशि से बाहर की कुछ प्रतिभूतियों में यानी कि सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि उस धनराशि से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, बाहर की कुछ प्रतिभूतियाँ खरीदी जाती हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब कंपनी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करती है तो उस इन्वेस्टमेंट पे कंपनी को ब्याज मिलता होगा। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है इस धनराशि से, उस धनराशि पे जो उसको ब्याज मिलेगा, उस ब्याज को भी फिर वो क्या करेगी, फिर से सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करेगी, यानी कि फिर से इन्वेस्टमेंट करेगी। यानी कि हर साल कंपनी क्या करती है कि हर साल एक निश्चित धनराशि पीएल में से निकाल करके सिंकिंग फंड में डालती है, उस राशि को वो इन्वेस्ट करती है और उस राशि पर जो इन्वेस्टमेंट की गई राशि पर भी जो ब्याज मिलता है, फिर उस ब्याज को भी वो क्या करती है, अगले साल इन्वेस्टमेंट में लगा देती है। ठीक है, तो ये पहले इसका एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। अब एक छोटी-सी चीज़ कि ऐसा करते क्यों हैं? क्या ज़रूरत है इस राशि को हर साल सिंकिंग फंड में डालने की? तो ज़रूरत ये है कि जब भी कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करती है, ठीक है? एक निश्चित अवधि के बाद ऋणपत्रों का भुगतान कर रही है। मान लो कि कंपनी को 10 साल बाद 10 लाख रुपए का ऋणपत्रों के लिए भुगतान करना है। तो ये 10 लाख रुपए काफ़ी बड़ी अमाउंट है। अगर ये कंपनी 10 साल बाद उस साल के प्रॉफ़िट में से या फिर कंपनी के किसी भी अमाउंट में से ये 10 लाख रुपए निकाल लेती है ऋणपत्रों के भुगतान के लिए, तो उस कंडीशन में कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और एक साथ इतनी धनराशि निकालना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, जब उसको पता है कि हमें 10 साल बाद इतना भुगतान करना है, तो वो इस हिसाब से, इस राशि के हिसाब से हर साल एक निश्चित धनराशि 10 साल के अंदर यानी कि जब से ऋणपत्र निर्गमित हुए हैं, उसके बाद से हर साल क्या करती है, एक निश्चित धनराशि निकालती है ताकि 10 साल बाद वो इस राशि का पेमेंट कर ले। यही वजह है कि उसने सिंकिंग फंड मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब आगे इस मेथड को और समझते हैं। क्या है कि यदि किसी वर्ष के लाभ निश्चित वार्षिक ऋणपत्र शोधन कोष अंशदान को प्रदान करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो इस कमी को अगले वर्षों के लाभ से प्रदान किया जाता है। जब ऋणपत्र शोधन के लिए देय होते हैं, तो प्रतिभूतियों यानी कि ऋणपत्र शोधन विनियोगों को बेचकर प्राप्त राशि से ऋणपत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि हर साल तो लाभ में से राशि निकाली जाती है, एक निश्चित धनराशि, बट किसी वर्ष अगर पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है, तो वो जो धनराशि हमें निकालनी है वो अगले वर्ष वाले लाभ में से हम लोग निकालेंगे। ठीक, ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि जब हम लोग को ऋणपत्र का शोधन करना है, यानी कि मान लीजिए कि 10 साल पूरे हो गए, तो जब 10 साल पूरे हो गए तो 10 साल तक हमने क्या किया कि पीएल से पहले हमने सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफ़र किया, फिर इस पैसे से हमने इन्वेस्टमेंट किया यानी कि सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट किया। इस इन्वेस्टमेंट को हमने कब तक किया, 9 साल तक, 9 ईयर्स तक हमने ये किया। लास्ट में जब 10वें साल हमें भुगतान करना है, तो जब 10वां साल आया तो इस इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया, बेच दिया, सोल्ड कर दिया। अब इससे जो राशि हमें कैश मिलेगा, उस कैश से हम क्या करेंगे, इस 10 लाख का पेमेंट कर देंगे। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद क्या, इसके बाद है कि शोधन कोष में जमा की जाने वाली वार्षिक राशि ऐसी होनी चाहिए ताकि निर्धारित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से विनियोग किए जाने पर यह राशि ऋण पत्र की अवधि समाप्त होने पर उस राशि के बराबर हो जाए जो ऋणपत्रों के भुगतान के लिए दी जानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शोधन कोष में यानी कि जो हम लोग सिंकिंग फंड में जो एक निश्चित धनराशि हर साल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो निश्चित धनराशि ऐसी धनराशि होनी चाहिए कि जब हमारे ऋणपत्र के भुगतान की अवधि पूरी हो, तो जितना हमें भुगतान करना है उतनी राशि कंप्लीट हो जाए। यानी कि हमें 10 साल तक उतनी धनराशि अपने सिंकिंग फंड में डालनी चाहिए कि 10 साल बाद ये धनराशि टोटल मिल करके 10 लाख रुपए या फिर इससे थोड़ा बहुत अधिक हो, या फिर हल्का-फुल्का कम चल सकता है, कुछ रुपए कम, लेकिन कम से कम मेनली कोशिश करनी चाहिए कि इतनी राशि हो जानी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें हर साल राशि जो है वो ट्रांसफ़र अपनी करनी चाहिए। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हुआ
कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं उस पे जो ब्याज मिलेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कहता है ब्याज पर ब्याज। ये क्या चीज़ हुई, तो ये जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद है कि विनियोग के विक्रय पर प्राप्त लाभ अथवा हानि को ऋणपत्र शोधन कोष खाता अथवा सिंकिंग फंड खाता में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऋणपत्रों के भुगतान के पश्चात ऋणपत्र शोधन कोष खाता मुक्त हो जाता है और उसका शेष जो है वो सामान्य संचिति खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस संचिति को अंशधारियों को नकद लाभांश बांटने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो जा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अभी तक हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो हमारा कुछ 9,99,000 का हुआ था। ठीक है, जब हमने इन्वेस्टमेंट किया 9 साल तक तो वो इन्वेस्टमेंट 9,99,000 का हुआ। जब इसको बेचा गया तो इस पे हमें 10 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो गई। ठीक, तो यहाँ पर 1,000 का प्रॉफिट हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो विनियोगों को बेचने पे जो प्राप्त लाभ है या फिर कभी कभी हानि भी होती है, यानी कम मूल्य पे भी बिक जाता है, तो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ऋणपत्र शोधन कोष खाता या फिर सिंकिंग फंड अकाउंट में। ठीक, उसके बाद जब ऋणपत्र का भुगतान हो जाता है तो सिंकिंग फंड का जो अकाउंट है वो क्या होता है, फ्री हो जाता है, यानी कि ख़त्म एक तरीके से हो जाता है। और अगर उसमें कुछ बैलेंस बचा, थोड़ा बहुत ही बैलेंस रहता है, जो बैलेंस बचा हुआ है उसमें वो हम लोग क्या करते हैं, उसका शेष जो है वो सामान्य संचित यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस अकाउंट में जो ये राशि ट्रांसफ़र हुई है उसका यूज़ जो है वो अंशधारियों को लाभांश देने के अतिरिक्त कंपनी और किसी कार्य में कर सकती है, लेकिन उस राशि से कंपनी अंशधारियों को लाभांश नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो था वो सिंकिंग फंड पद्धति का एक तरीके से जो है ब्यौरा था कि हम लोग शोधन कोष पद्धति के अंतर्गत क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ये इसका थ्योरी पोर्शन था। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन समझने के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे कि इस पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है, कब की जाती है और कैसे की जाती है, और उसके आधार पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।